हेलो बच्चों, मैं वाजिदा तबस्सुम करंटली बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कैंसर और चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एड्स के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बच्चों, एड्स जो है ये कोई जन्मजात रोग नहीं है, ये व्यक्ति के लाइफ में उपार्जित होता है। ठीक, ये एक वायरल डिजीज है जो HIV वायरस के थ्रू फैलता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये जो है रेट्रो वायरस समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि एड्स का संक्रमण फैलता कैसे है। ठीक, इसमें है कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क करने से। बच्चों, अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ यौन संपर्क कर रहा है तो उनमें ये बीमारी फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा, संदूषित रक्त आदान और रक्त उत्पादों के आदान प्रदान से। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, ब्लड जो है, मतलब किसी व्यक्ति को एड्स है, उसने ब्लड डोनेट किया, ठीक, और बिना चेकअप कराए, और वैसे ही ब्लड बैंक में जमा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें बार बार ब्लड ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ता है, और ये ब्लड अगर उनको दे दिया गया तो उन्हें भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये है आदान प्रदान से। तीसरा, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से। इसमें क्या है कि जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोई बहुत सारे ये लोग हैं एक साथ ड्रग्स ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ड्रग्स एक साथ ले रहे हैं। इंट्रावेनस जो ड्रग होता है वो सिरिंज से लेते हैं, और एक ही सिरिंज से वो सब लोगों ने ले लिया, और उनमें से किसी एक को भी ड्रग ये एड्स है तो वो सबको फैल सकता है। बच्चों, एड्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी को छूने से या किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से या किसी के गले लगने से फैल जाए, नहीं। ये जो है शरीर के द्वारा स्रावित द्रव्यों से फैलता है। ठीक है बच्चों, जो एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 से 10 साल होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड को हिंदी में बोलते हैं उद्भवन काल। अब संक्रमण होने से लेकर और व्यक्ति में लक्षण प्रकट होने के बीच का जो समय होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, और ये जो एड्स का विंडो पीरियड होता है, विंडो पीरियड 2 से 12 सप्ताह होता है। तो विंडो पीरियड क्या है? संक्रमण होने से लेकर लेबोरेटरी में डायग्नोसिस होने तक का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको हम बोलते हैं विंडो पीरियड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये वायरस जो है शरीर में कैसे, मतलब कैसे, किसकी क्या मैकेनिज्म में कैसे करता है। ठीक है, जब वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वो मैक्रोफेज में एंटर करता है। ठीक है, और वहाँ जाकर के ये वायरस जो है, वायरस का जो RNA होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से अपना वायरल DNA बनाता है, रेप्लिकेशन करता है, वायरल DNA बनाता है, और ये भी और भी कोशिकाओं में जाकर के वहाँ वहाँ और भी वायरल DNA उनको संक्रमित करता है, वायरल DNA बनाता है, और इस तरीके से फैलता है। और इस तरीके से ये जाकर के टी लिम्फोसाइट्स का जो टी हेल्पर होता है उन पे जाकर के हमला कर देता है, और उनकी संख्या को बहुत ज़्यादा घटा देता है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति की इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, और वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, कवक के परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है, और वो उनसे अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। इस तरीके से व्यक्ति को एड्स तो हुआ ही है, और फिर कोई बीमारी हो जाती है, जैसे टीबी हो गया, और भी किसी बीमारी से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। ठीक है बच्चों, एड्स का कोई इलाज संभव नहीं है, क्योंकि इस एड्स का कोई इलाज नहीं है, और इसके लिए क्या है कि इसका रोकथाम ही मतलब इसका उत्तम उपाय है। हाँ, कुछ जो एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन के थ्रू हम व्यक्ति के मृत्यु को कुछ बढ़ा सकते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन उसकी मृत्यु तो निश्चित है। ठीक है, तो इसका क्या है कि इसका रोकथाम ही उत्तम उपाय है। और इसमें कहानी कहा भी गया है कि कहानी है, इसमें कहावत लिखा हुआ है कि अज्ञानता के कारण मत मारो। ठीक, ये जो है अज्ञानता के कारण मत मरो का कहने का मतलब है कि जागरूक रहें हम कि एड्स कैसे फैलता है। जैसे किसी जो प्रेग्नेंट लेडी है तो उनमें भी हम ये चेक कराएं कि कोई एड्स तो नहीं है, क्योंकि एड्स जो है माता से भ्रूण में भी, बेबी में भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब कहा गया है। और भी जो है कि अब एड्स से जो ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनको समाज से अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे समाज से अलग कर देंगे ना तो फिर और भी जो लोग हैं वो इस चीज़ को छुपाएंगे, अपनी बीमारी को छुपाएंगे, बताएंगे नहीं, और ऐसे बहुत सारे लोगों में बीमारी फैल जाएगा। ठीक है, तो उन लोगों को थोड़ी सहानुभूति की ज़रूरत होती है, हमें थोड़ी देनी चाहिए। और एड्स से जो जागरूक करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, जैसे कि NGO है,
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाकू है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इससे कैसे मतलब जागरूक करें, कैसे कैसे ये फैलता है। इसलिए WHO भी ने बहुत सारे कार्यक्रम आरम्भ किया है, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंधों के लिए मुफ्त में कंडोम वितरण करना, निजी के अस्पतालों और क्लिनिकों में डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग करना इत्यादि। बच्चों, एड्स को जो है ना समाज जब तक ऐसी समस्या के रूप में नहीं देखेगा जिसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए, तब तक एड्स को जो बढ़ने का गुंजाइश है बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी। ठीक है बच्चों, एड्स का जो है स्क्रीनिंग टेस्ट, हिंदी में नैदानिक परीक्षण लिखा हुआ है कि एलाइजा है। ठीक है, और बस ये आपको याद रख लेना है। तो नेक्स्ट हम चलिए अब पढ़ते हैं कैंसर के बारे में। ठीक, कैंसर मानव के भयंकर रोगों में से एक है और विश्व भर में मौतों का प्रमुख कारण है। कैंसर होने की क्रियाविधि, इसका उपचार और इसका नियंत्रण आयुर्विज्ञान और मेडिसिन के क्षेत्र में गहन अनुसंधान का विषय बना हुआ है। ठीक है, कैंसर दो तरह का होता है। पहला है सुदम अर्बुद, इंग्लिश में बेनाइन ट्यूमर। दूसरा दुर्दम अर्बुद, इंग्लिश में मेलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, जो ये सुदम अर्बुद यानी बेनाइन ट्यूमर जो होता है ना, वो फैलता नहीं है, वो एक जगह पे स्थिर रहता है और उससे शरीर को ज़्यादा क्षति नहीं होता है। ठीक, और ये जो दुर्दम अर्बुद होता है, ये इसकी जो कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजित होती हैं और इस तरीके से ये जो आवश्यक पोषक न्यूट्रिएंट्स के लिए अपने आसपास के सामान्य युक्तकों से कंपटीशन करती हैं और उन्हें भूखा मार देती हैं। दुर्दम अर्बुद यानी मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है ना, प्रचुरोध भावी कोशिकाओं का पुंज, इंग्लिश में प्रोलिफरेटिव कोशिकाओं का पुंज है, जो नवद्रव्य कहलाती हैं और ये जो ब्लड के द्वारा है ना शरीर में दूर दराज तक फैल जाती हैं और जहाँ भी जाती है एक नया ट्यूमर बनाना प्रारंभ कर देती हैं और इनका ये गुण जो है मेटास्टेसिस कहलाता है, जो कि बहुत ही डरावना गुण है। ठीक है, कैंसर होने के मतलब कारण क्या है? इसके जो 3 कारण हो सकते हैं, भौतिक, रासायनिक, जैविक कारण। भौतिक में देखते हैं क्या, एक्स किरणें और गामा किरणें जैसे आयोनाइजिंग किरणें और पराबैंगनी जैसे नॉन आयोनाइजिंग किरणें जो होती हैं, ये डीएनए को क्षति पहुंचाती हैं और उससे कैंसर होता है। ठीक है, अब रासायनिक में देखते हैं। रासायनिक में जो होता है, तंबाकू के धुएं में मौजूद जो रासायनिक कैंसर जो होता है, जो फेफड़े के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैविक में आते हैं तो बहुत सारे वायरस जो होता है वो कैंसर कॉज करते हैं, जिनको हम ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। ठीक है, इसमें और ऑन्कोजेनिक वायरस में जो जीन होता है उसको ऑन्कोजीन कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सामान्य कोशिकाओं में ऐसे जीनों का पता चला है जिनको किसी विशेष परिस्थितियों में सक्रिय कर दिए जाने पर वो कैंसरजनित रूपांतरण कर देते हैं और ऐसे जीनों को सेल्यूलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन कहा गया है। चलिए देखते हैं कि कैंसर का अभिज्ञान और निदान यानी कि डिटेक्शन और डायग्नोसिस क्या क्या है। इसमें आता है बायोप्सी, जो कि बेस्ट मेथड है। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज और बढ़ती कोशिका गणना। बायोप्सी में क्या होता है कि देखिए, जिस ऊतक यानी टिश्यू पर शक होता है उसका एक लेयर लेते हैं और उसकी अभिरंजित करके उससे पता लगाते हैं कि कहाँ कैंसर हुआ है, कैसे हुआ। दूसरा, ये जो बढ़ती कोशिका गणना, ये ल्यूकेमिया में काम आता है, उसमें जो है WBC की संख्या बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम आते हैं कि आंतरिक अंगों का पता लगाने के लिए क्या करते हैं। उसमें रेडियोग्राफी है, सिटी कंप्यूटर टोमोग्राफी है और MRI से पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका हम देखते हैं कि इसका उपचार क्या है। आमतौर पर कैंसर के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। शल्य क्रिया में क्या है कि जिस कोशिका में जहाँ मतलब जिसमें ट्यूमर हुआ है उस ट्यूमर को ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिए। विकिरण चिकित्सा में जो ट्यूमर है उसको इरिटेट किया जाता है, लेकिन उसके आसपास के जो सामान्य कोशिकाएं हैं, ऊतक है, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। और प्रतिरक्षा चिकित्सा में क्या होता है, देखिए, जो ट्यूमर कोशिकाएं होती है ना, जो ट्यूमर ऊतक होते हैं, वो प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा पहचान लिए जाने और नष्ट होने से बचते हैं। तो ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर दे और उस ट्यूमर को नष्ट कर दे, जैसे कि इंटरफेरॉन। आपके एनसीईआरटी में है तो इसको ध्यान रखिएगा। और भी क्या है कि मतलब बहुत सारे इसमें हम कीमोथेरेप्यूटिक औषधि भी यूज करते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट्स है बालों का झड़ना, रक्तता, एनीमिया इत्यादि। ठीक है, अधिकांश कैंसर का उपचार जो है शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और रसायन चिकित्सा के संयोजन से होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा ड्रग्स को पढ़ेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बने रहिए आप हमारे साथ। और ऐसे वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।